नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट सैचर करंट अफेयर्स एंड इनिशिएटिव ऑफ बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। आज करते हैं आज का करंट अफेयर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन इज वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेटेड? तो करेक्ट आंसर आपके पास है February 13। ठीक है, 13 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे। इसके बारे में देखिए, यहाँ पे इस बार की जो थीम है हमारे पास है रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। द डे वाज डिसाइडेड बाय यूनेस्को ऑन November 3, 2011। तो उसके बाद से अभी तक इसकी 36 कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं। मेनली पूछी जाएगी आपसे थीम, तो थीम को ध्यान रखिएगा, रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। ओके, यहाँ पे हैं चीज़ें हमारे पास हिंदी में। ओके, अगला क्वेश्चन, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उसका करेक्ट आंसर आपके पास है सिक्किम। ओके, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। सिक्किम पुरानी पेंशन योजना को शुरुआत करेगा पहले जैसे, यानी कि जितने भी सरकारी जो ऑफिसर हैं, वर्कर्स हैं, उन सबको उनकी टेन्योर पूरा होने के बाद परमानेंट सैलरी दी जाएगी। हालांकि अभी जो है आपके पास वो है एनपीएस। एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन पॉलिसी, न्यू पेंशन स्कीम। इसके थ्रू आपको अपनी सैलरी में से ही हिस्सा कटवाना होता है और वही आपको आपकी टेन्योर खत्म होने के बाद दिया जाता है। जबकि पुरानी स्कीम में ये सारा जो खर्चा है ये सरकार उठाती थी। ठीक है, अभी भी 2004 से सरकार ने ये कैप लगा रखा है। 2004 से पहले के सिलेक्टेड जितने भी लोग हैं उनको पेंशन दी जाएगी। इसके बाद वाले लोग जो हैं वो एनपीएस के अंदर शामिल हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग ने आपका डिसाइड किया है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से चालू करेंगे अपने राज्य में। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ये अप्लाई होगी आपकी April 1, 2006 के बाद से। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2006 के बाद से जितने भी आपके सरकारी अफसर जो ऑफिसर हैं, वर्कर्स हैं, वो सभी ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर दोबारा से इंक्लूड किए जाएंगे। द डिसीजन मार्क्स सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन पेंशन पॉलिसी प्रोवाइडिंग रिलीफ टू अफेक्टेड एम्प्लॉयज़। ओके, तो कुल मिलाकर के लोगों को फ़ायदा देने का तरीका है सरकार का। नेक्स्ट यहाँ पे है हमारे पास हिंदी में। और अगला क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर आपके पास है निमहांस। ये एक संस्था है, इसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका तंत्र संस्थान यानी कि निमहांस, इसके फुल फॉर्म भी आप देख सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, किसी एग्जाम में हो सकता है पूछ ली जाए। को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि WHO द्वारा 2024 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निमहांस के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1847 के अंदर बेंगलोर में। ठीक है, और 1925 के अंदर इसको गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल के तौर पे एक तरह से स्थापना की गई इसकी, और 27 दिसंबर 1947 को इसको निमहांस नाम दिया गया। इससे पहले इसका नाम कुछ और होगा। और इसके डायरेक्टर हैं हमारे पास प्रतिमा मूर्ति, और लोकेशन है बेंगलोर, कर्नाटका के अंदर। ठीक है, अगला हमारे पास है, वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आपके पास करेक्ट आंसर इसके पास है पथुम निसंका। ठीक है, ये श्रीलंका के हैं और ये काफ़ी अच्छा भी खेले थे इंडिया के खिलाफ भी। अगर कोई क्रिकेट देखना पसंद करता है तो उसको याद होगा, इन्होंने अकेले ही मैच में काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था अपना। तो करेक्ट आंसर आपके पास हो जाता है सी। यहाँ पे देखेंगे पथुम निसंका, ये फर्स्ट श्रीलंकन हैं जिन्होंने स्कोर किया है डबल सेंचुरी ओडीआई के अंदर। तो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इनके बारे में पूछ लिया जाए। इन्होंने रन बनाए हैं 210। अफगानिस्तान के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने सबसे पहले डबल सेंचुरी लगाई थी और वो बन गए थे पहले खिलाड़ी प्लेयर जिन्होंने डबल सेंचुरी लगाई थी ओडीआई के अंदर। तो उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने लगाया है। रोहित शर्मा का नाम तो कई बार आता है इस चीज़ में। और स्कोर 200 साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया था ग्वालियर के अंदर 2010 के अंदर। ये सचिन का स्कोर है, आपको नाम याद रखना है फिलहाल अभी। पथुम निसंका का श्रीलंकन प्लेयर है। ये है चीज़ें हमारे पास हिंदी में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पेस मिशन लॉन्च किया? तो करेक्ट आंसर आपके पास है नासा। ठीक है, नासा के द्वारा इस मिशन की शुरुआत की गई है। नासा इंपॉर्टेंट है और मेन है आपके पास कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो पेस का ऑब्जेक्टिव यही है कि ये माइक्रोस्कोपिक लाइफ को अध्ययन करेगा, उसका रिसर्च करेगा ओशन के अंदर, और फाइन पार्टिकल्स खोज करेगा एटमॉस्फेयर में। मेनली जो इसका थीम है वो है आपका स्टैंडिंग फॉर प्लैंकटन, जो कि आपके समुद्र में होते हैं, एरोसोल जो क्लाइमेट में होते हैं, क्लाइमेट और ओशन इकोसिस्टम। मेनली ओशन और आपका एटमॉस्फेयर से संबंधित है आपका पेस मिशन बाय नासा। ये क्रूशल स्टेप है आपका क्लाइमेट के डायनेमिक्स को समझने के लिए और ओशन के हेल्थ को समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हैं चीज़ें हमारे पास हिंदी में। अगला क्वेश्चन,
किस राज्य सरकार ने घर घर राशन योजना शुरू की है? तो जैसा कि आप जानते हो, ये कॉमन सेंस से भी आप समझ सकते हो, केजरीवाल ने दिल्ली में इसकी शुरुआत करने की कोशिश करी थी, पर बहुत सारे रीज़न्स की वजह से इतनी ज़्यादा जो डाइवर्सिफ़िकेशन है, सप्लाई चेन में जो प्रॉब्लम्स हैं, एक तरह से ऑलरेडी इतना बर्डन है दिल्ली के ऊपर, तो शायद ये चीज़ें पूरी नहीं हो पाई। तो जहाँ पे उनकी दूसरे राज्य में सरकार है, यानी कि पंजाब, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, वहीं इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, यहाँ पे इनकी फ़ोटो लगी हुई है, आम आदमी पार्टी के लीडर्स की। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इनिशिएट किया है डोर टू डोर राशन स्कीम अमलोहा के अंदर से, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पंजाब में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? अमलोहा से हुई है, ठीक है। ये जो स्कीम है, ये एम करती है मंथ के अंदर डिलीवरी करने की, डायरेक्ट बेनिफिशियर्स को मिले इसके लिए, ठीक है। जहाँ पे उनके घर हैं, वहाँ पे जाकर के एक तरह से पड़ताल भी हो पाए कि असल में जिन लोगों को राशन मिल भी रहा है, वो राशन लेने के लायक हैं या नहीं है। क्योंकि जिनको ज़रूरत है, उनको नहीं मिल पाता, और जिनको ज़रूरत नहीं है, अक्सर वो लाभ उठाते हैं। तो बेनिफिशियरी को, जो बेनिफिशरीज़ हैं, उनको डायरेक्ट हेल्प करना, एक तरह से डीबीटी के फॉर्म में ही आप समझ सकते हो उसको। यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जा रहा है बाय सरकार, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट उनके होम्स तक। तो ऑब्जेक्टिव यही है, ईज़ एक्सेस टू राशन फॉर पुअर एंड एनहेंस एक्सेसिबिलिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। अगला हमारे पास है, आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया? करेक्ट आंसर आपके पास है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, तो उसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया है आदि महोत्सव 2024 को नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। ऑर्गेनाइज किया गया है ट्राइफेड के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ये हेल्ड जो हुआ है, ये हुआ है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के अंदर। शोकेस किया गया है इसके अंदर कल्चरल हेरिटेज को, जो इंडिया का संबंधित है ट्राइबल कम्युनिटीज़ से। इसके साथ ही प्रमोट किया गया है ट्राइबल आर्ट्स को, क्राफ्ट्स को और ट्रेडिशन को। प्लेटफॉर्म है ट्राइबल आर्टिसंस के लिए, जहाँ पे वो अपने अपना मटेरियल को, अपने प्रोडक्ट को एग्जिबिट करते हैं और सेल करके अपनी अर्निंग करते हैं। हाईलाइट किया जाता है इसके अंदर डाइवर्सिटी और रिचनेस ट्राइबल कल्चर्स की, इंडिया के अंदर क्या क्या मौजूद है, इसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। सारी चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट, ट्राइफेड बाय ट्राइबल अफेयर्स, नई दिल्ली के अंदर, मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम जो है आपका, वहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पद्मश्री अवॉर्डी डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा पास्ड अवे, ही बिलोंग टू विच फील्ड? तो जैसा कि आप देख सकते हो, इनके नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है, तो ये प्रोफेसर तो नहीं है, वेल ये इनका संबंध है मेडिकल से। यहाँ पे है हमारे पास डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा जी, इनकी ये फोटो है, इनको आप देख सकते हो। इनका संबंध है मेडिकल जेनेटिक्स से, ठीक है। इन्होंने जेनेटिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है इंडिया के अंदर। इनको ऑनर किया गया था पद्मश्री से 2023 के अंदर। एक दूसरा भी काफ़ी जाना-माना अवार्ड है, जिसको हम जानते हैं बीसी रॉय नेशनल अवार्ड के नाम से। ये भी इनको दिया गया था 1983 में, और जेनेटिक्स में इनकी अचीवमेंट्स के लिए बात करते हैं। इंडिया के एम्स के अंदर 1968 के अंदर इन्होंने जेनेटिक सेंटर की स्थापना करी थी, जो कि भारत का पहला जेनेटिक सेंटर था, ठीक है। ये हैं चीज़ें हमारे पास हिंदी में। अगला क्वेश्चन, हु वाज रिसेंटली स्वॉन इज एज द चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट? करेक्ट आंसर आपके पास है जस्टिस एस वैद्यनाथ, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे इनकी फ़ोटो लगी हुई है, जस्टिस एस वैद्यनाथ, ये चीफ जस्टिस बन गए हैं मेघालय हाई कोर्ट के। ये इन्होंने सक्सीड किया है चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी को, तो इनका स्थान ये लेंगे, जिन्हें सेवानिवृत्त कर दिया गया था आपका नवंबर मंथ में। तो गवर्नर फागू चौहान, इन्होंने इनको यहाँ पे शपथ दिला दी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ रिसेंटली जो अपॉइंट हुए हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सारे करवाए हैं, उनकी लिस्टिंग कर लेते हैं, उनको रिवाइज करते हैं। जैसे कि रितु बहारी जी, इनको शपथ दिलाई गई थी फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस के तौर पे उत्तराखंड के अंदर। वहीं बात करते हैं विजय बिश्नोई जी की, तो ये चीफ जस्टिस बने हैं आपके गुवाहाटी हाई कोर्ट के। चक्रधारी शरण सिंह, इनको अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस के तौर पे उड़ीसा हाई कोर्ट के अंदर। अगला है आपके पास अरुण भंसाली जी का नाम, ये चीफ जस्टिस बने हैं आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के। वहीं बात करते हैं महेंद्रा मोहन श्रीवास्तव जी की, तो इनको अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस के तौर पे राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन, तमांग समुदाय द्वारा सोनम लोहसर किस देश में मनाया जाता है? तो ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग नेपाल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये नेपाल का कल्चर है, इस फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, नाम है इसका सोनम लोहसर। ये इनका न्यू ईयर फेस्टिवल है, सेलिब्रेट किया जाता है तमांग और योल्मो कम्युनिटीज़ के द्वारा नेपाल के अंदर।
ओके, वहीं बात करते हैं तो सिक्किम और दार्जिलिंग में भी कुछ रीजन्स में इसको सेलिब्रेट करते हैं। सिंगल पॉइंट में आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि जनवरी में हम लोग जब अपनी संक्रांति मनाते हैं तो उसके बाद आने वाली जो अमावस्या होती है तब इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, जो ईयर गया है उसको बोलते हैं काउ ईयर और आने वाले ईयर को बोलते हैं टाइगर ईयर। तो ये जो ट्रांजिशन होता है इन हमारे ट्रांजिशन होता है ईयर के बीच में, उसी को लेकर के ये जो है आपका फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है नेपाल के अंदर और सिक्किम और दार्जिलिंग इंडिया के कुछ रीजन्स के अंदर। ओके, यहाँ पे हमारे पास चीज़ें हिंदी में। और अगला क्वेश्चन, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 किसने जीता? करेक्ट आंसर आपके पास है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 इंडिया को हरा करके 79 रन से। ठीक है, फाइनल मैच था, 79 रन से जीत लिया गया है। ये जो विक्ट्री है ये ऑस्ट्रेलिया की चौथा टाइटल है ऑस्ट्रेलिया का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर। जो पिछला मैच था वो जीता था इन्होंने 1988 में, 2002 में और 2010 में। फाइनल मैच को अगर छोड़ दिया जाए तो इंडिया फाइनल मैच के अलावा मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है इतिहास में अब तक अंडर 19 के लिए। इनके द्वारा जीते गए जो मैच हैं इंडिया के द्वारा 2000, 2008, 2012, 2018, 2022, तो ये सारी सीरीज़ इंडिया ने जीती हैं और इस वाले में भी सिर्फ फाइनल मैच इंडिया हार गया, जिसकी वजह से पूरी सीरीज़ ही हमें आनी पड़ी एज वर्ल्ड कप। काफ़ी दुख होता है सुन करके। खैर, यहाँ पे हमारे पास चीज़ें हिंदी में। और अगला यहाँ पे हमारे पास कुछ वन लाइनर न्यूज़ हैं। एसपी बघेल ने लसिका फाइलेरिया यानी कि लिम्फेटिक फाइलेरिया इसको हम बोलते हैं, इसके उन्मूलन के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एमडीए अभियान शुरू किया है। यहाँ पे आप समझेंगे कि ये जो है लिम्फेटिक फाइलेरिया इसको जो मच्छर है उसके द्वारा स्प्रेड किया जाता है और जनरली जो गांव के एरिया होते हैं वहाँ पे ये फैलता है। फीफा बेस्ट अवार्ड्स 2023 की बात करते हैं तो मेंस प्लेयर हैं लियोनेल मेसी, वुमेन्स प्लेयर हैं एताना बोनमाती, मेंस कोच हैं पेप गार्दियोला, वुमेन्स कोच हैं सरीना वीगमैन, मेंस गोलकीपर एडोरसन, वुमेन गोलकीपर मैरी अर्ब्स। पुस्कास अवार्ड है गुलहेरमा मदरुगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ऑफ द डे है आप लोगों के लिए, किस राज्य ने दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया है? तो इसको मैंने प्रीवियस क्लास में कराया था, जाकर ये कमेंट में दीजिए इसका आंसर। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल, शेयर करें दोस्तों के साथ वीडियो को। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।